का, तो 5 एम्पियर का 50% इंटू साइनोसॉइडल हो जाती है। जब वेव फॉर्म नियर टू साइनोसॉइडल जा रही है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर हार्मोनिक फैक्टर को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। तो जब हार्मोनिक फैक्टर कम हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की वजह से हार्मोनिक्स क्या हो जाती है, सिस्टम में कम हो जाती है, रिड्यूसेस हार्मोनिक्स फ्रॉम आर्मेचर ईएमएफ। इफ द फॉल्ट करंट कितना दे रखा है, 2000 एम्पियर, द रिले सेटिंग इज 50% एंड CT रेशियो 400/5। द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर विल बी, तो जो PSM होता है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, दैट इज इक्वल टू फॉल्ट करंट अपॉन CT रेशियो इनटू करंट सेटिंग, रिले करंट सेटिंग। देखो CT रेशियो कितने दे रखा है, 400/5, तो ये तो आपका 80 आ गया। फॉल्ट करंट आपको पता है कितनी दे रखी है, 2000। रिले करंट सेटिंग 50% दे रखी है, तो 50% किसका निकालना है, 5 एम्पियर का, तो 5 एम्पियर का 50% तो कितना गया, 5/2। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ सबकी। फॉल्ट करंट 2000, CT रेशियो 80, रिले करंट सेटिंग इज 2.5, 5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका 200 तो आपका जाएगा 10, तो आंसर आ गया 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। तो PSM की वैल्यू कितनी आ गई, 10। A ferrite core has less eddy current loss than an iron core because ferrite have अब देखो एडी करंट कम है, एडी करंट कम होने के लिए क्या करते थे अपन, थिन शीट यूज़ करते थे। थिन शीट का लॉजिक क्या था, रेजिस्टेंस इंसुलेशन इसमें इंसर्ट करते थे, तो इसका क्या होता था, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती थी। तो इसके अंदर भी क्या है, फेराइट की क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है कोर के अंदर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो जो करंट है, एडी पावर आ रहे हैं, वो फ्लो नहीं कर पाएगी, एडी करंट उसके अंदर फ्लो नहीं कर पाएगी। फेराइट की क्या होती है, परमिबिलिटी हाई होती है। परमिबिलिटी हाई होने की वजह से जो रिलेक्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। सारा का सारा फ्लक्स इससे कंबाइंड होता है। ये तो हो गया परमिबिलिटी वाला फैक्टर। अब एडी करंट में क्या होना चाहिए, एडी करंट को कम करना है, तो एडी करंट कम होने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एडी करंट किस पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पर। तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर इंटू थिकनेस का स्क्वायर। तो ये थिकनेस जितनी भी ज़्यादा, इसमें क्या होगा, एडी करंट को जितना कम करना है, कम करने के लिए उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो फेराइट का क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है, तो कॉरस्पॉन्डिंग इसमें जो क्या होता है, एडी करंट लॉसेस कम होते हैं। The relative permittivity of paramagnetic material is,
तो जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होने के बावजूद उसकी वैल्यू 1 से थोड़ी ज़्यादा होती है। ब्रास इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ब्रास किसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉपर और जिंक का। शेयरिंग ब्रिज कैन बी यूज टू मेजर। अब जो शेयरिंग ब्रिज जो यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, कैपेसिटेंस की मेजर के लिए। उसमें क्या होता है, आर और सी होता है, और एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर लगा होता है, और एक कौन सा होता है, वेरिएबल कैपेसिटर और वेरिएबल रेजिस्टर R4 C4 लगा रहता है। तो इसमें क्या होता है, R1 C1, उसमें R3, उसमें R4 C4, वो किस में लगे होते हैं, पैरेलल के अंदर। और एक होता है स्टैंडर्ड कैपेसिटर C2। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन क्या मेजर कर लेते हैं, कैपेसिटेंस। सर्किट पता ही होगा आपको, R1 C1, यहाँ डिटेक्टर लगा होता है, एक रेजिस्टर R3 होता है, यहाँ क्या होता है, एक वेरिएबल कैपेसिटर कौन सा होता है, C4, और यहाँ क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टर R4, और यहाँ क्या होता है, एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर C2, और इसके क्रॉस क्या लगाते हैं, सोर्स। तो इससे मेजर क्या करते हैं अपन, कैपेसिटेंस एंड इट्स पावर फैक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस एंड इट्स पावर फैक्टर। A pointer of an instrument once deflected return to zero position when the current is removed due to। अब क्या होता है कि जब भी सिस्टम ऑपरेट करता है तो सिस्टम में एक कंट्रोलिंग टॉर्क काम कर रहा होता है और एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम कर रहा होता है। डिफ्लेक्ट कर ने बाहर से फोर्स अप्लाई किया, एक्चुएटिंग करंट अप्लाई किया, तो वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब वो क्या होता है, यदि वो कंट्रोलिंग टॉर्क से ज़्यादा है तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, आपके सिस्टम में डिफ्लेक्शन होता है। अब क्या होता है, मान लो कभी क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क है नहीं, यानी मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया सिस्टम में, यानी कोई भी एक्चुएटिंग क्वांटिटी दी, तो सिस्टम पॉइंटर क्या करेगा, उस पॉइंट तक जाएगा और वो वापस इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगा यदि उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है। यदि उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क यानी स्प्रिंग लगी होती है ना कईयों में, स्प्रिंग की वजह से क्या होता है, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। स्प्रिंग क्या करती है, पॉइंटर स्प्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, अपोजिट फोर्स लगता है, ड्राइविंग फोर्स लगता है। ड्राइविंग फोर्स से कॉरस्पॉन्डिंग ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, यदि वो ड्राइविंग फोर्स कंट्रोलिंग टॉर्क से ज़्यादा है तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, पॉइंटर आपका क्या करता है, मूव करता है। यदि मान लो मैं उस इसमें क्या लगेगा, करंट को यदि रिमूव कर दूं, रिमूव करने पर वो ड्राइविंग फोर्स हटेगा, अब कौन सा फोर्स एक्टिव हो जाएगा उसके पास, कंट्रोलिंग टॉर्क, और कंट्रोलिंग टॉर्क वापस उसको अपनी इनिशियल पोजीशन पर ले आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग टॉर्क।
द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज, इसका डायरेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा ये वाला। द फिगर शो बिलो एन एसी ब्रिज विच इज बैलेंस्ड एट 100 हर्ट्ज, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कोयल विल बी। अब इसमें क्या, पैरेलल और आर एल से सकते हैं, तो इसका क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, आर अपॉन ओमेगा एल होगा। तो अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, आर अपॉन ओमेगा एल की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, अब ये जो सिस्टम है एसी ब्रिज बैलेंस है, बैलेंस होने पर क्या होगा, Z1 Z4 डेट इज इक्वल टू Z2 Z3, इसको Z1 मान लेता हूँ, ये Z2, ये Z3 और ये आपका क्या हो जाएगा Z4। Z1 Z4 कितना हो गया, 1000 इंटू 300। Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पैरेलल सर्किट है तो R इंटू जे ओमेगा एल, R प्लस जे ओमेगा एल। Z2 की, ये तो Z3 की वैल्यू होगी, Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हंड्रेड प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी, और सी की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 0.1 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, 0.1 माइक्रो फैराड आपको सी की वैल्यू दे रखी है। तो मैंने इसको लिख दिया जे ओमेगा सी। अब ये पूरे वेक्टर को मैं यहाँ ले जाऊँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या रहती है इसकी, 1000 इंटू 300। अब इसको नीचे क्या कर दूँ, पूरा डिवाइड कर दूँ, तो ये 100 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी। इससे आर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा ऊपर, जे ओमेगा एल 1 प्लस जे ओमेगा एल अपॉन आर। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 1000 इंटू 300 इंटू जे ओमेगा सी, ये क्या हो जाएगा 100 इंटू जे ओमेगा सी प्लस 1। देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, जे ओमेगा एल अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा एल अपॉन आर, ये जे ओमेगा कैंसिल आउट। अब देखो नीचे वाला फैक्टर नीचे वाले के बराबर होगा, ऊपर वाला ऊपर के। देखो ये 1 प्लस है, ये भी 1 प्लस है, यानी ओमेगा एल अपॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा एल अपॉन आर की वैल्यू हो जाएगी 100 ओमेगा सी।
देखो अपन को निकालना क्या है, आर अपन ओमेगा निकालना है, लेकिन यहाँ से मिल क्या रहा है, ओमेगा एल अपन आर की वैल्यू मिल रही है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ओमेगा एल अपन आर डेट इज इक्वल टू 100 ओमेगा सी। तो आर अपन ओमेगा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/100 ओमेगा सी। अब ओमेगा की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 पाई एफ। अब फ्रीक्वेंसी कितनी देगी इसने, किस फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है, 100 हर्ट्ज पे कर रहा है, तो 2 पाई एफ यानी 100 और सी की वैल्यू क्या दर की है 0.1 माइक्रोफेरेड, तो 10⁻⁻⁶। तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, क्वालिटी फैक्टर आर अपॉन ओमेगा। अब देखो ये 100 ये हो जाएगा 10⁻⁷, तो -7 + 4, तो -7 + 4 कितना बचेगा -3, तो ऊपर जाके ऊपर क्या बनेगा 10⁻³ अपॉन ये बन जाएगा 6.28, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000/6.28। तो ये लगभग किसके बराबर आ गया, 159 के बराबर। यानी 160 के अराउंड जो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि ऑप्शन क्या है, इसमें देखो ऑप्शन क्या है 149, देखो 149, 159, 169, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 159। तो ये आंसर हो जाएगा 159। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए पैसिव ट्रांसड्यूसर। अब आपका पैसिव ट्रांसड्यूसर कौन सा है, ये आपको देखना है, फोटोवोल्टिक सेक, एलवीडीटी, थर्मोकपल, फ्यूजोइलेक्ट्रिक। देखो इसके लिए पैसिव ट्रांसड्यूसर के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल आपको क्या चाहिए, इसमें सोर्स चाहिए। और एक्टिव ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की आपको फोर्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसके अंदर। तो वो क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल, ये भी क्या है आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, थर्मोकपल भी आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, फ्यूजोइलेक्ट्रिक भी आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। क्या बचा है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, जो डिफरेंशियल स्ट्रेन गेज है वो कैसे ट्रांसड्यूसर आपके पैसिव ट्रांसड्यूसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा LVDT। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, आपका एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। A 6-pole 50 Hz single phase induction motor run at a speed of 900 rpm. The frequency of current in cage rotor will be, अब देखो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, तो रोटर साइड दो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, ऑपरेट होती है। एक तो होती है S और एक होती है 2 - S। तो दो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रोटर साइड आपकी क्या होगी, जनरेट होगी। अब देखते हैं कि अब स्लिप कितनी है, पहले तो देखते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड कितनी आ रही है। सिंक्रोनस स्पीड कितनी होती है 120 F/P, तो 120 × 50 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल कितने दे रखे हैं 6, तो जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड आ गई वो कितनी आ गई 1000 rpm। तो 1000 rpm आपकी कैसी है, सिंक्रोनस स्पीड आपकी।
अब इसमें पूछा क्या है, आपको स्लिप की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको रोटर साइड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रोटर साइड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एस एफ, और दूसरी क्या हो जाएगी 2 माइनस एस इंटू एफ। एफ की वैल्यू पता है, एस की वैल्यू निकालनी है। तो स्लिप की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। एन एस की वैल्यू कितनी है 1000, एन आर की वैल्यू कितनी है 900 डिवाइड बाय 1000। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 अपॉन 1000, तो ये कितना हो जाएगी 1/10। तो स्लिप की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/10। तो रोटर साइड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अब मैं जो रोटर साइड फ्रीक्वेंसी निकालूंगा वो क्या हो जाएगी 1/10 इंटू एफ, और दूसरी क्या हो जाएगी 2 माइनस 0.1 इंटू 50। तो एक तो होगी 5 हर्ट्ज, ये हो जाएगी 1.9 इंटू 50। तो ये आपका 1.9 इंटू 50 क्या हो जाएगा, तो ये आंसर आपका जाएगा 95 हर्ट्ज। तो दो फ्रीक्वेंसी आएगी जिसका आंसर हो जाएगा 5 हर्ट्ज एंड 95 हर्ट्ज। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ड्रॉ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। करंट कितना ड्रॉ कर रही है 5 एम्पियर कर रही है। आई की वैल्यू दे दी, वोल्ट वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट है। 60 हर्ट्ज द पावर फैक्टर ऑफ द मोटर, इज 65%। कोस थीटा की वैल्यू दे दी, कितनी दे दी आपको 65% यानी 0.65। कैलकुलेट द एक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द, एक्टिव पावर क्या होती है वी आई कोस थीटा। तो वी की वैल्यू कितनी देखिए 120, करंट की वैल्यू दे रखी है 5, कोस थीटा दे रखी है 0.65। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 390 वाट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 390 वाट। In three-phase induction motor, the mechanical power developed in terms of air gap is। अब एयर गैप पावर क्या होती है आई स्क्वायर आर अपॉन एस होती है, और मैकेनिकल पावर डेवलप कितनी होती है 1/s माइनस 1 इंटू आई स्क्वायर आर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस एस इंटू पी ए जी। यानी मैकेनिकल पावर डेवलप क्या होती है 1 माइनस एस अपॉन एस इंटू आई स्क्वायर आर होती है,
और आपकी एयर गैप पावर कितनी होती है? एयर गैप पावर जो रेजिस्टेंस होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? R2/S होता है। तो टोटल जो पावर जाएगी आउटर साइड वो एयर गैप पावर कितनी जाएगी? I2/R2/S। तो आपकी क्या होती है? एयर गैप पावर। और एयर गैप पावर इन टर्म्स मैकेनिकल पावर इन टर्म्स ऑफ एयर गैप पावर क्या हो जाएगी? 1 - S × PAG। डैम्पर वाइंडिंग इज यूज्ड इन ए सिंक्रोनस मोटर फॉर डैम्पर वाइंडिंग जो यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं? हंटिंग को रोकने के लिए। तो लिमिटिंग हंटिंग ऑफ रोटर। एक क्या करते हैं? स्टार्टिंग पर्पस के लिए भी अपन क्या करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग यूज़ करते हैं। तो अल्टरनेटर आर रेटेड एट, इसमें रेटेड होते हैं KVA। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो ये परमिबिलिटी नहीं होती, फ्लक्स डेंसिटी नहीं होती, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये आपकी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी भाग की तीन आपकी स्केलर क्वांटिटी। द मैग्नेटोस्टैटिक्स हाईली रिलाइज ऑन विच प्रॉपर्टी। देखो मैग्नेटोस्टैटिक्स है किस प्रॉपर्टी पे लाई करता है? इलेक्ट्रो स्टैटिक किस पे लाई करेगा? कैपेसिटेंस पर। और मैग्नेटोस्टैटिक्स किस पे लाई करता है? तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर किसके अंदर होती है? इंडक्टर के अंदर। तो इसका आंसर किसका क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई तो इसमें कौन सा फोर्स लगता है? लोरेंस फोर्स। और लोरेंस फोर्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स फोर्स। यानी QE और Q × V क्रॉस B। तो दोनों का कंबाइंड फॉर्म क्या होता है? आपका लोरेंस फोर्स होता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन मटेरियल इज। अब देखना है, देखो सबसे ज़्यादा आपको देखना है किसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? डायमंड की होगी। डायमंड तो इंसुलेशन की तरह काम करता है तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आपका ये वाला ऑप्शन कट हो गया और ये कट हो गया। अब देखना है सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होगी? गोल्ड की होगी। कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? गोल्ड की।
तो दोनों ऑप्शन सही है। अब आपको चेक करना है सिलिकॉन और डोप्ड जर्मेनियम। तो डोप्ड जर्मेनियम की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है कॉरस्पॉन्डिंग टू सिलिकॉन, क्योंकि डोपिंग की जाती है इसी वजह से, ताकि कंडक्टिविटी बढ़ाया जाए। कंडक्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टिविटी कम होगी, तो रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? सिलिकॉन की। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड, डोप्ड जर्मेनियम, सिलिकॉन और डायमंड। What are the material which exhibit electric polarization even in the absence of applied electric field? तो ये जो मटेरियल होते हैं वो कौन से होते हैं? फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। A good electric contact material should have all of the following properties except a good electric contact material should have all of the following properties। सारी एक्सेप्ट कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए? रेजिस्टिविटी हाई नहीं होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? कम। कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। विच मटेरियल कैन बी यूज अप टू ए टेम्परेचर ऑफ 130 डिग्री सेल्सियस? वो था आपका माइका। अमोर्फस मटेरियल आर, अमोर्फस मटेरियल की कोई भी डेफिनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं होती है, तो इसके अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन विच एटम अलाइन देमसेल्फ इन ज्योमेट्रिक पैटर्न, नहीं। नो डेफिनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम एग्जिस्ट इन ए रैंडम पैटर्न, ठीक है, ये वाला सही है। तो ये आपका हो गया पेपर जो आपका जेई इलेक्ट्रिकल के अंदर आया था, RSM SSB